नमस्कार, गुड इवनिंग। शाम के 7 बज रहे, वक्त हो चला है सीधी बात का और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। बीजेपी के नेता ब्रजभूषण शरण सिंह ने एक बड़ा बयान दिया है जिससे उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर से हलचल मच गई है। ब्रजभूषण शरण ने कहा है कि देश में दो खलनायक हैं, सवर्ण और मुस्लिम। अब ये जो दो खलनायक की बात ब्रजभूषण शरण सिंह की तरफ से की गई है, ये उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल लेकर आ गई है। अलग अलग नैरेटिव इसको लेकर साधे जा रहे हैं, अलग अलग सियासी मायने इसको लेकर निकाले जा रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर एक सवाल यहां पर बड़ा आकर जरूर खड़ा हो गया है कि 2027 का सेमीफाइनल यहां पर क्या शुरू हो चुका है। सबसे पहले आप सुनिए कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने क्या कुछ कहा। आज इस देश के अंदर दो खलनायक हैं। मैं जानता हूं मेरी बात ये बहुत गहरी चोट करेगी। पहला खलनायक मुसलमान, जो हमारे दादाजी भी यहां कह रहे थे। हाँ, उनके दृष्टि में केवल मुसलमान बचा है और कोई नहीं। सारी समस्या मुसलमान है, वही है ये। ठीक भैया, आप जिंदाबाद आपका। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, पहला खलनायक मुसलमान और दूसरा खलनायक इस समय सवर्ण है। विवादों के घेरे में रहने वाले ब्रजभूषण शरण सिंह ने देखते ही देखते एक और विवाद को जन्म दे दिया है अपने इस बयान के जरिए। ऐसे में बयानबाजियों का दौर शुरू हो चुका है। सुनिए। भाजपा के पूर्व सांसद ब्रजभूषण सिंह चर्चा में रहने के लिए अनर्गल बयान देने का काम करते हैं। अब वो मुस्लिम और जो सवर्ण जाति के लोग हैं उन्हें खलनायक कह रहे हैं, और जो समाज के दलित पिछड़े वर्ग लोग हैं वो लगता है देश में रहते ही नहीं हैं। तो ये अनर्गल बयानबाजी है। जनता की समस्याओं से जनता का ध्यान बांटने का प्रयास है। जनता महंगाई से परेशान है, उसे गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है, उसे पेट्रोल नहीं मिल रहा है, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के लोग जनता के मुख्य मुद्दों से जनता का ध्यान बांटने के लिए अनर्गल अनावश्यक बयान देने का काम कर रहे हैं। ब्रजभूषण शरण सिंह पूरी तरीके से अप्रासंगिक हो गए हैं, और अगर आप नोटिस करें तो पिछले कई महीनों में वो लगातार इस तरह के उलझुल बयान देते रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ चर्चा में बने रहने के लिए। वो नित्य नए रोज नाटक करते हैं, कभी कंठी पकड़ लेते हैं और माइक पर कहते हैं कि साहब ये तो दिखाने के लिए पकड़नी पड़ती है, तो कभी खड़ाऊ पहन के घूमने लगते हैं। तो कुछ मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ चर्चा में बने रहने की उनकी कवायद है और कोई कारण नहीं। ऐसे में कई सुरखते सवाल हैं जिनके इर्द गिर्द आज होने वाली है सीधी बात। आइए एक एक कर वो सवाल हम आपके समक्ष रख देते हैं। देश में दो खलनायक कहना सोशल इंजीनियरिंग या फिर सामाजिक विभाजन? सोशल इंजीनियरिंग की कोशिश यहां पर हो रही है या फिर डिवाइडेशन की कोशिश? दूसरा, क्या 2027 में यूपी की राजनीति जाति वर्सेस जाति नहीं बल्कि जाति वर्सेस धर्म की लड़ाई होगी, क्योंकि यहां पर सवर्ण के सामने मुस्लिमों की बात कर दी गई है? तीसरा, क्या बीजेपी अपना कोर सवर्ण वोट को रिस्क में डालकर बड़ा जातीय गठबंधन बना रही है कि सवर्ण को रिस्क में डाल दिया जाए और बाकी जातियों को साथ लिया जाए? चौथा, क्या विपक्ष इस बयान को हिंदू वर्सेस हिंदू नैरेटिव में बदल देगा कि हिंदू वर्सेस हिंदू किया जाए, सवर्ण एक तरफ और बाकी सारी जातियां एक तरफ? विपक्ष किस तरीके की रणनीति अब अख्तियार करेगा? पांचवा, बयान जमीनी हकीकत या सिर्फ चुनावी ध्रुवीकरण का एक टूल? जो ब्रजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं, क्या ग्राउंड पर भी उसी तरह की तस्वीर जातियों के आधार पर देखी जा रही है, या फिर ये सिर्फ एक पोलराइजेशन का टूल है जो 2027 को देखते हुए इस्तेमाल किया जा रहा है अपनी बयानबाजी के जरिए, जो कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने किया है? अब इन्हीं तमाम सवालों का जवाब लेने के लिए और सीधी बात करने के लिए हमारे साथ कई खास मेहमान हैं जो कि जुड़ चुके हैं। एक एक कर उन मेहमानों का परिचय हम आपसे करा देते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अमरदीप त्रिपाठी हैं, यश भारती हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, संदीप सिंह है करणी सेना की तरफ से, रणविजय सिंह है वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। और अमरदीप त्रिपाठी जी, सबसे पहला सवाल मैं आप ही से करूंगी। ब्रजभूषण शरण सिंह ने जो मुसलमानों को और सवर्णों को खलनायक बता दिया है, अब इस बयान के क्या सियासी मायने निकाले जाए? क्या जो ट्रेडिशनल कोर वोट बैंक है, यानी कि सवर्ण जो है वो हमेशा बीजेपी को वोट करता आया है, बीते चुनावों में देखा गया है, क्या अब आप उससे दूरी बना रहे हैं जो इस तरह के बयान हैं?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबकी पार्टी है, सवर्णों की पार्टी है, पिछड़ों की पार्टी है, दलितों की पार्टी है, अल्पसंख्यक की पार्टी है, सबकी पार्टी है। लेकिन जो पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने जो बताया है, ये निश्चित रूप से तर्क संगत है। ऐसा नहीं है कि ये उलूल जुलूल बयान है, ये तर्क संगत बयान है। आज तक उत्तर प्रदेश की राजनीति में निश्चित रूप से देखिए, सवर्ण और मुस्लिम को जो उन्होंने भाषा का इस्तेमाल किया, वो निश्चित रूप से मैं तो नहीं कर सकता हूं, लेकिन हाँ, एक जो वर्ग है, मुस्लिम वर्ग है, उसको सभी पार्टियां, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बसपा हो, सभी पार्टियों ने उनके साथ में खड़ा होकर वोट बैंक की राजनीति करने का कार्य किया। वहीं दूसरा वर्ग है, सवर्ण है, भारतीय जनता पार्टी के साथ में हमेशा खड़ा रहा। लेकिन अन्य पार्टियों ने कभी भी भारतीय जनता जो सवर्ण समाज के साथ में वो खड़ा नहीं रही। तो ये उनका एक अपना बयान है, लेकिन जो सच है भारतीय जनता पार्टी लेकिन सबको लेकर साथ में कार्य करती है। जिस तरीके से वो यहाँ पर ये बयान दे रहे हैं, आप जरूर कह रहे हैं सबका साथ, सबका विकास, सबको साथ लेकर चलने वाली भारतीय जनता पार्टी है, और मुस्लिमों की जो अपेक्षा है वो अन्य पार्टियों की तरफ से की गई है या अन्य पार्टियों ने उसे अपने वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया है, जो आप आरोप लगा रहे हैं, जो आप कह रहे हैं। लेकिन सवर्णों का इसमें क्या? वो बेशक ये कह रहे हैं कि मुस्लिमों को यहाँ पर जो वोट बैंक है, सारी पार्टियां मुस्लिमों की हितैषी बन जाती हैं, लेकिन सवर्णों की हितैषी कौन बनता है? तो वहां पर जो भीड़ है वो नहीं में बाकायदा जवाब भी देती है। ये जो पूरा वहां पर कार्यक्रम में सब कुछ देखने को मिलता है माहौल, उसके अनुसार सवर्णों को लेकर बीजेपी का क्या रोल है, वो जरा क्लियर कर दीजिए। देखिए, सवर्णों को लेकर भारतीय जनता पार्टी का रोल जो है, अगर 10% जो है रिजर्वेशन देने की बात कर लीजिए, सबके समानता की बात कर लीजिए, हम सिर्फ सामान्य वर्ग, लेकिन आपको ये नहीं लगता कि बीते कई किस्से ऐसे हो गए, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता अमरदीप त्रिपाठी जी, ये वो सवर्ण वोट बैंक है या फिर ये वो सवर्ण समाज है जिसने एक लंबे अरसे से बीजेपी का साथ दिया है, लेकिन बीते समय में कई किस्से ऐसे हो गए हैं कि एक के बाद एक ये सवर्ण वोट बैंक जो है या सवर्ण समाज है वो आपसे नाराज हो रहा है। चाहे यूजीसी की आप बात कर लीजिए, या फिर जिस तरीके से शंकराचार्य का मसला हुआ, या फिर अब ये ब्रजभूषण शरण सिंह का बयान ले लीजिए, ये इस तरह की जो बयानबाजी और इस तरह के वाक्य है, ये सवर्ण समाज को आपसे दूर कर रहे हैं, ये महसूस नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, सवर्ण समाज ना कभी भारतीय जनता पार्टी से दूर था, ना कभी दूर होने वाला है। सवर्ण समाज बहुत बुद्धिजीवी समाज है और इस बात को समझता है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बसपा सिर्फ उनकी उपेक्षा करेंगी, जबकि उनको सम्मान देने के लिए, उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार उनका इस दिशा में कार्य करती रही है और करके दिखाया भी है। अगर 10% जो है रिजर्वेशन की बात कर लीजिए गरीब सामान्य वर्ग के लोगों को, तो भारतीय जनता पार्टी ने ही करके दिखाया। आज तक कभी समाजवादी पार्टी ने बात नहीं किया। पीडीए की, समाजवादी पार्टी तो पीडीए की बात करती है जिसमें अगड़ा वर्ग है ही नहीं। ये बात देखने वाली है, ये बात सोचने वाली है। सामान्य वर्ग बहुत समझदार है। ठीक है, आपने जब पीडीए का जिक्र कर ही दिया है तो इस पीडीए की बात यश भारतीय जी से कर लेते हैं। यश भारतीय जी, समाजवादी पार्टी खुलकर एमवाय समीकरण पर चलती है, एमवाय समीकरण के साथ आपकी राजनीति पीडीए आधारित राजनीति है, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह जब इस तरह का बयान दे देते हैं, कि आपको ऐसा महसूस नहीं होता कि सीधे तौर पर वो आपका जो कोर वोट बैंक है या फिर मुसलमानों को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं? मोनिका जी, सबसे पहले शुरुआत में वहां से कर रहा हूं जब बार बार आप प्रश्न पूछ रही हैं और भारतीय जनता पार्टी के पैनलिस्ट जवाब दे रहे हैं। सवर्ण शब्द, जब आप एक वर्ग को सवर्ण कहते हैं तो बाकी सारा वर्ग अपने आप अवर्ण हो जाता है। एक वर्ग को आप उच्च जाति का कहते हैं तो बाकी सब जातियां नीची जाति की हो जाती है। तो ये भेदभाव पे समाजवादी पार्टी विश्वास नहीं करती। हम सबको संवैधानिक हिसाब से मानते हैं, सामान्य वर्ग। और यहाँ जो हक अधिकार की बात चल रही है, सामाजिक न्याय की बात चल रही है कि हर व्यक्ति को सामान्य जनजीवन की तरह जीने के हक अधिकार मिले, भेदभाव खत्म हो, छुआछूत आप भेदभाव खत्म करने की जो ये बातें कर रहे हैं, अगर हम इस तरीके से बात करते हैं मोनिका जी, अगर हम सवर्ण शब्दावली को आगे बढ़ाते हैं तो दूसरों को अवर्ण कहते हैं। अगर हम उच्च जाति की बात करते हैं तो बाकी सबको नीच कहते हैं। तो ये सामान्य अधिकार देने का काम नहीं हो सकता। तो अगर हम चर्चा इस तरीके से करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के नेता यही चाहते हैं कि जो उच्च जाति के बन के बैठे हैं
जो पाखंड फैला रहे हैं देश के अंदर, सारे नहीं, हमारे ब्राह्मण भी हैं, क्षत्रिय भी हैं, वैश्य भी हैं, और भी लोग हैं जो समाज में सुधार करना चाहते हैं, सामान्य विचार के साथ जीते हैं, भेदभाव नहीं चाहते हैं। लेकिन जो पाखंड और अपने आप को उच्च कुल और उच्च जाति ये जो इतना सारी आप गाथा सुना रहे हैं, तो इसमें जरा पीडीए को भी तो ले आइए ना। मैं क्या कह रही हूँ, सुनिए भी मैं क्या कह रही हूँ। जब आप इतनी सारी मेरी बात नहीं आने देंगी तो मैं आपकी बात क्यों सुनूंगा? पहले मेरी बात आ जाने दीजिए। आपकी बात पूरी आ रही है, आपकी बात पूरी आ रही है। आपने देखिए बात पूरी की, तब मैं अपना सवाल कर रही हूँ। मैं आपको ये कह रही हूँ, सुन लीजिए साथ में। जब आप यहाँ पर सवर्ण को कह रहे हैं कि आप एक को उच्च जाति कह देते हैं, सवर्ण कह देते हैं, बाकी को अलग, तो फिर ये पीडीए क्या है? पीडीए की फुल फॉर्म बता दीजिए ना। आप भी तो सीधे पिछड़ों को टारगेट करते हैं, दलित को टारगेट करते हैं, अल्पसंख्यकों को टारगेट करते हैं। खुलकर पहले आप ही के नेता पीडीए पीडीए करते रहते हैं, खुलकर वो पहले एमवाई करते रहते थे, फिर वो क्या था? अब अगर बीजेपी की तरफ से सवर्ण बोला गया, मुस्लिम बोला गया, तो पीडीए क्या है? ये राजनेता ही है, इसमें ये सारी पार्टियां हैं, ये सारे राजनेता हैं जो खुलकर राजनीति करते हैं जातियों के नाम पर। मैं दोनों आपको बात बता रही हूँ, और अब आप सवाल का जवाब दे दीजिए कि अगर आप निशाना साध रहे हैं तो आप जरा पीडीए की भी फुल फॉर्म बता दीजिए। आप नहीं कर रहे हैं मोनिका जी, हाँ, जो भी समाज में पीड़ित है, दुखी है, असहाय है, अपमानित है, वो सब पीडीए। अच्छा। शंकराचार्य जी को भारतीय जनता पार्टी ने अस्वीकार कर दिया। उनसे पूछने लगे कि लाओ अपना प्रमाण पत्र दो। हाँ। अभी तक तो एनआरसी और सीए से एक ही बात थी। हाँ। अब तो ये शंकराचार्य जी से पूछने लगे, गंगा संगम में स्नान करने से लोगों को रोकने लगे, और जिनकी मृत्यु हो गई उनको इनका समर्थक एक डोंगी कहता है कि मोक्ष प्राप्त हो गया। क्या कानून किया, कानूनी काम किया इन्होंने? हिंदू राष्ट्र बनाने के इस देश के अंदर हिंदू गांव बसा दिया, तो दूसरे लोग अगर मुस्लिम गांव बसा देंगे, ईसाई गांव बसा देंगे, जैनी बौद्धिस्ट गांव बसा देंगे, तो उन पे आपत्ति करेंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग। तो ये देश को तोड़ने वाली जो विचारधारा है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। ये सत्ता में, सरकार में संविधान की कसम खाते हैं, ईश्वर को साक्षी रखते हुए कसम खाते हैं, हम ना भेदभाव करेंगे, ना किसी के साथ में हम कोई बहुत ज्यादा लगाव रखेंगे, सामान्य अधिकार के साथ में काम करेंगे। लेकिन देखिए इनकी मानसिकता सवर्ण और अवर्ण, उच्च और नीच। जब इस मानसिकता के साथ काम करेंगे, इन्हीं के भारतीय जनता पार्टी के जब क्षत्रिय समाज के विधायकों ने बैठक कर ली, तब इनको तकलीफ नहीं हो रही थी, और जैसे ही ब्राह्मण समाज के विधायकों ने कर ली तो उनको नोटिस भेजने चलने लगे, ये कौन सा भाईचारा? तो ये ठाकुरों को और ब्राह्मणों को, दो ही जातियों को जो इनकी ही पार्टी के विधायक समर्थक है, आपस में लड़ाने का कौन काम कर रहा है? अगर बीजेपी सवर्णों का अपमान कर रही है, सवर्णों को इग्नोर कर रही है, बीते पहला मेरा सवाल है मोनिका जी, ये सवर्ण कौन? बार बार सवाल मत कीजिए सवर्ण। अरे क्यों नहीं करेंगे भाई? आप एक बात कीजिए, आप सुनिए, ये जब चुनाव चालू होंगे, नहीं, अगर यहाँ पर सवर्ण शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, नहीं यश भारती जी, तो एक बात का यहाँ पर लिखित में आप एक काम कीजिए, शपथ ले लीजिए कि ये चुनावों के जब पूरा दौर चालू हो जाएगा, चुनावी भाषण, रैलियां, इसमें आप सवर्ण, मुस्लिम, ये दलित, इन सब तरह के शब्दों का आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। समाजवादी पार्टी इस्तेमाल ही नहीं करेगी। मुस्लिम शब्द बोलने से किसी दूसरे समाज को क्या छोटा दिखाना हो जाता है? क्या दलित बोलना किसी दूसरे समाज को छोटा दिखाना हो जाता है? अरे तो सवर्ण बोलना कैसे छोटा दिखाना हो गया भाई? अगर दलित बोलना छोटा दिखाना नहीं है तो सवर्ण बोलना छोटा दिखाना कैसे हो गया? क्या लोधी समाज को लोधी बोलने के दूसरे समाज को छोटा हो जाता है? क्या यादव समाज बोलना क्या दूसरे समाज को? लेकिन आप सवर्ण बोलते हैं तो बाकी पूरा समाज अवर्ण हो जाता है। अच्छा ठीक है, जाति बोलते हैं तो संदीप सिंह यहाँ पर है, जो कि ठीक है, संदीप सिंह यहाँ पर है, करनी सेना की तरफ से हैं। अगर आप यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं ना, इस ऑब्जेक्शन को संदीप सिंह जी क्लियर कर देंगे कि वाकई में आपत्ति है या नहीं है, या फिर ये जो पॉलिटिकल गेम है जो आप यहाँ पर बैठकर कर रहे हैं आगे के चुनावों को देखते हुए, ताकि सवर्ण वोट बैंक आपके खाते में भी जा सके, यानी समाजवादी पार्टी के खाते में। करनी सेना से हमारे साथ संदीप सिंह जी हैं। संदीप सिंह जी, बाकी सवाल तो मैं ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर करूंगी आपसे, लेकिन पहले जरा ये बताइए, क्या राजनीति में खुलकर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं होता? सवर्ण वोट बैंक, दलित वोट बैंक, अल्पसंख्यक वोट बैंक, दलित समाज, सवर्ण समाज, आज अगर खुलकर ये ब्रजभूषण शरण सिंह ने बोल दिया, आज टीवी डिबेट में हम खुलकर बात कर रहे हैं, तो इस पर आपत्ति क्यों दर्ज कराई जा रही है? क्या यूजीसी के टाइम पे ये सब नहीं हो रहा था? दलित सवर्ण, दलित सवर्ण। पहले बात तो सभी पैनलिस्टों को मेरा नमस्कार, सभी भाइयों को। देखिए अभी जो हमारे
विद्वान प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के या समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे, तो सवर्ण सवर्ण कहा जाता है, उससे कोई अगर आदमी ये निकाल लेता है कि कोई अवार्ड हो गया, उसका कोई मतलब नहीं। पिछड़ा भी कहा जाता है, दलित भी कहा जाता है, मुस्लिम भी कहा जाता है, लेकिन बेसिकली हम लोग सामान्य वर्ग कहते हैं उसको सामान्य वर्ग कहा जाता है। लेकिन राजनीतिक पार्टियां जितनी भी हैं सब खुल के जातीयता का कार्ड खेलती हैं, उसमें मुझे कोई भी संकोच नहीं। उसमें चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो या कोई भी हो, सब जातीयता का कार्ड या धर्म का कार्ड सभी लोग खेलते हैं, ठीक है। और अभी बहुत ज्यादा दिन पहले की बात नहीं, अभी यूजीसी के मैटर को लेकर जो हम लोगों ने धरना प्रदर्शन बवाल किया, तो वो यूजीसी के कानून का लोगों ने मुझसे पूछा क्या आप क्या भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रहे हैं। मैंने कहा जो लाएगा उसी का तो विरोध करेंगे भाई, जो लाएगा हम उसी का विरोध करेंगे, जो सत्ता में होगा हम उसी का विरोध करेंगे अगर कोई गलत कानून आया है। लेकिन उसमें समाजवादी पार्टी ने भी कोई हमारा साथ नहीं दे दिया, और ना बहुजन समाज पार्टी ने साथ दे दिया, ना कांग्रेस ने साथ दे दिया। सामान्य वर्ग की स्थिति इस समय इस देश में त्रिशंकु की तरीके से है। ब्रजभूषण सिंह के बयान से मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ। बिल्कुल स्पष्ट उन्होंने बात की कि मुस्लिम और सामान्य वर्ग जो है वो खलनायक ही है। मुस्लिमों के लिए तो तब भी मान लीजिए अखिलेश जी कहते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जो कहते हैं खुल के कहते हैं, कोई ढकी टुपी बात नहीं करते हैं, साफ शब्दों में उनका बयान रहता है। मुस्लिमों के लिए अगर वो करते आए हैं तो साफ साफ बात करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कभी सामान्य वर्ग के लिए साफ सुथरी और सीधी बात नहीं की है आज तक। और यही हम लोगों की लड़ाई थी कि आपके वोट बैंक का हम बड़ा हिस्सा रहे हैं, और हमारे वोट बैंक से भाई आप जब 1990 में 2 सीटों पे थे तो आप जो है बनियोगी पार्टी कहलाते थे। जब आप सत्ता की तरफ बढ़ने लगे, जब आपकी सीटें बढ़ने लगी, तो आपको कहा गया कि सामान्य वर्ग के सारे लोग इनके साथ जुड़ चुके हैं। ऐसा था भी, लेकिन आज यूजीसी जैसा कानून लाकर इन्होंने हम लोगों को कहीं का नहीं छोड़ा, त्रिशंकु की तरह फंसा दिया। और इस पर ये जो ब्रजभूषण शरण सिंह का बयान है, क्या आप इस पर सोने पर सुहागा इसे मानते हैं जो अब इन्होंने बयान दिया? मैं तो इसलिए कहता हूं कि कम से कम किसी व्यक्ति ने हिम्मत तो की इतना खुलेआम कहने की। उन्होंने कुछ ढकी टुपी बात नहीं की, बिल्कुल स्पष्ट उन्होंने कहा कि मुस्लिम और सवर्ण दोनों खलनायक हैं। तो बिल्कुल मुस्लिम भाजपा के लिए खलनायक होगा और हम लोग सबके लिए खलनायक हैं। अब जैसे भारतीय जनता पार्टी के विद्वान प्रवक्ता भी बता रहे थे कि 10% ईडब्ल्यूएस का आरक्षण दिया, तो मैं चाहता हूं कि आप स्क्रीन पे मुझे दिखाएं, मैं उनसे एक सवाल कर लूं। अमरदीप त्रिपाठी जी को संदीप जी के साथ प्लीज स्क्रीन पर लाया जाए, वो सीधे सवाल करना चाहते हैं। ठीक है, बोलिए संदीप जी। त्रिपाठी जी आप ये बताइए, 10% आर्थिक आधार पर जो आरक्षण माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दिया था, ईडब्ल्यूएस आरक्षण की शर्तों के बारे में आपको जानकारी है क्या? देखिए संदीप जी, शर्तों के बारे में बिल्कुल जानकारी है और शायद आपको भी जानकारी होगी। देखिए 10% ईडब्ल्यूएस जो आरक्षण दिया गया, ये पूरे देश में अभी तक जो सामान्य वर्ग की बात कर रहे थे, सामान्य वर्ग जो उपेक्षित था, बार बार आप लोग लड़ाई लड़ रहे थे। सामान्य वर्ग के जितने भी संगठन थे, चाहे करणी सेना थी, चाहे ब्राह्मण संगठन होते थे, वो अपनी भागीदारी की बात करते थे कि आर्थिक आधार पर उनको आरक्षण मिलना चाहिए। और ये जो है कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, कि भारतीय जनता पार्टी ने किया, प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस चीज को संज्ञान में लिया कि जो हमारे सामान्य वर्ग के लोग, एक बहुत बड़ा तबका है जो भारतीय जनता पार्टी के हमेशा समर्थन में खड़ा रहता है, सहयोग में खड़ा रहता है, उन सभी जो हमारे गरीब भाई बहन है सामान्य वर्ग के, वो जिनकी इनकम 8 लाख से कम से कम उनको जो है 10% जो है आरक्षण दिया जाना चाहिए। अच्छा त्रिपाठी जी, मेरा आपसे एक दूसरा सवाल ये है कि 8 लाख की इनकम तो आपने बता दी, और 5 एकड़ जमीन की भी उसमें एक शर्त है, ठीक है? सुनाई पड़ रही, मेरी आवाज आ रही है? 5 एकड़ जी बिल्कुल आ रही है आपकी। 5 एकड़ जमीन की शर्त पर 8 लाख रुपए की इनकम आपका ही बनाया नीति आयोग कहता है कि पूरे देश में जमीन जहां पे भी होगी, 1 एकड़ की इनकम मैक्सिमम 57,000 से लेकर 1,02,000 रुपए तक होगी। तो उस हिसाब से 5 एकड़ की मैक्सिमम इनकम जो होगी, जो कमाई होगी, वो 5,10,000 होगी। तो 8 लाख की शर्त आपने क्यों लगा दी है? आपके नीति आयोग की बात बता रहा हूँ, कोई चीज अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, कोई चीज मेरी तरफ से नहीं है। नीति आयोग की रिपोर्ट है, नीति आयोग का डाटा है
और नहीं, ये नहीं। ईडब्ल्यूएस में हमको जो दिया गया उसका डाटा है। देखिए संदीप जी, बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। जो 5 एकड़ की बात होती है, 5 एकड़ मतलब हम लोगों के यहाँ 15 बीघा के आसपास जो है आका जाता है। आज देश के अंदर या उत्तर प्रदेश की अगर आप बात कर लेंगे, एक व्यक्ति के पास जिसके पास 15 बीघा लगभग जमीन होता है, उसको जो है सामान्यतः एक संपन्न परिवार माना जाता है। और उसकी वो 15 बीघे का जो आकलन भी किया जाएगा। तो ये सब समीक्षा करके जो है इस चीज को जो है ठीक है। 10% आरक्षण उसमें रखा गया है। आप इसका आकलन मोनिका करेंगे जी, तो एक शायद चीज और- आपको लगेगा कि ये एक अंतिम सवाल संदीप जी, फिर विषय पर भी आएंगे, विषय पर मोनिका भी जी, पूरा ब्रजभूषण के सवाल statement हो पर। गया, लेकिन जवाब हमको नहीं मिला। अब हम ठीक है। यश भारती जी से एक सवाल यश भारती जी यश से भारती करना जी को चाहते भी हैं। स्क्रीन पे लाया जाए संदीप जी के साथ। ये जरूरी है क्योंकि जब कास्ट पॉलिटिक्स होती है तो जब सामने से अगर जिसके नाम पर की जा रही है वही सवाल करे तो और बेहतर हो जाता है। संदीप जी को के साथ जी। यश भारती को स्क्रीन पर लाया जाए। संदीप जी, आप सवाल कर सकते हैं। यश भारती जी, आपने, खैर ठीक है, आपने संवैधानिक बात की कि सवर्ण नहीं कहा जाता है, सामान्य वर्ग कहा जाता है, सवर्ण नहीं कहा जाता है। लेकिन जो जातीयता का कार्ड खेलने की बात है, आपके एक राज्यसभा सांसद ने राणा सांगा जी के लिए जिस तरीके का सदन में शब्दों का प्रयोग किया था, जिसको लेकर हम लोगों का विरोध था, उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक हो गई। तो उस समय आप लोग ये क्यों बताने लगे थे कि राज्यसभा का सांसद दलित है, इसलिए ये लोग जो है चाहते हैं कि वो माफी मांग ले? मुझे जवाब देना है? जी जी जी, यश बिल्कुल भारती जी, आपको आप को देना है। जवाब मैंने देना आपसे है। कहा ना कि आप लोग ये क्यों कहते हैं कि दलित सांसद सीधे, क्या आपका प्रश्न पूरा हो गया हो तो मैं जवाब दे दूं। देखिए संदीप जी, पहले तो आपका मैं स्वागत करूंगा और बहुत धन्यवाद कहूंगा कि आपने जो एक अच्छी परंपरा की बात करी, आपने सामान्य शब्द को स्वागत योग्य बात करी और उसको आपने चलन में लाने की बात करी, जो काम हमारे मीडिया के मोनिका जी को करना था। नाराज नहीं हो, ठीक है, तो मैं आपका धन्यवाद कहूंगा, स्वागत करूंगा। जो आपने बात करी कि राणा सांगा जी को लेकर के जो बात की, उसको लेकर के माननीय अखिलेश यादव जी सारी बातों को स्पष्ट कर चुके हैं। अब हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी सबसे बड़े नेता हैं। जब उन्होंने सारी बातें स्पष्ट कर दी हैं तो सारी बात खत्म हो जाती है। अब उस पुरानी बात पे हम जितना निचोड़ेंगे उतना निचोड़ते जाएंगे। हम और आप तो नई नई बातें करते रहेंगे, उन बातों का कोई मतलब नहीं है ना हमारा आपके पूर्वजों से, क्योंकि जो भी हमारे देश के मान सम्मान के लिए लड़ा है, स्थिति परिस्थितियों से लड़ा है, वो सम्मान के लायक है। किसी भी स्थिति परिस्थिति में उसका अपमान नहीं होना चाहिए। माननीय अखिलेश यादव जी स्पष्ट कर चुके हैं। ठीक है, क्या अब तो किसी भी वर्ग का, चाहे वो आपका हो, मेरा हो, किसी और वर्ग का हो, अपमान किसी का नहीं होना चाहिए। हम किसी के भी अपमान स्वीकार नहीं करेंगे। चलिए, यश भारती जी ने भी बखूबी अपना जो पूरा पॉइंट है वो क्लियर कर दिया है। यहाँ पर यश भारती जी ने भी बखूबी अपना जो पॉइंट है वो क्लियर कर दिया है संदीप जी के सवाल पर। रणविजय सिंह के पास अब चलते हैं। रणविजय सिंह जी, सारी बातें बहुत बखूबी आपने सुनी, चाहे वो यश जी की हो, अमरदीप जी की हो या संदीप जी की ही क्यों ना हो। क्या आपको लगता है ब्रजभूषण शरण सिंह ने जो बयान दिया है उसके बाद उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है वो मंडल कमंडल से हटकर एक तरह से परसेप्शन पॉलिटिक्स के फेज में जाती हुई दिख रही है? मोनिका जी, एक बात तो सबसे पहले ये स्पष्ट जान लीजिए कि ब्रजभूषण शरण सिंह आज की तारीख में ऐसे एक नेता के तौर पर स्थापित हो गए हैं। उनकी अपनी आवाज है, स्पष्ट आवाज है, तीखी आवाज है और वह भारतीय जनता पार्टी से किसी भी तरह से नियंत्रित नहीं होते। वह भाजपा के कहे के अनुसार नहीं चलते। उनकी जो भी इच्छा होती है वह बोलते हैं, अपनी तरह से बोलते हैं, अपनी स्टाइल में बोलते हैं। अपने क्षेत्र की जो आबादी है उसको देख करके वह बोलते हैं। वह गोंडा, बलरामपुर, कैसरगंज 3 लोकसभा क्षेत्र है। तीनों लोकसभा क्षेत्रों का लगभग वो प्रतिनिधित्व कर चुके। 5 बार भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे, 1 बार समाजवादी पार्टी के सांसद रहे हैं। आगे ब्रजभूषण शरण सिंह को चुनाव लड़ना है, ऐसा वह अलग अलग मंचों पर कई बार कह चुके हैं कि आगे जो भी चुनाव होगा उसमें मैं चुनाव लड़ूंगा। हाँ। लड़ूंगा और लड़ूंगा। और वो तो जीतने का दावा भी करते हैं, कई मंचों के जरिए जीतने का दावा भी कर चुके हैं। हाँ, उनका अपना वोट बैंक है।
तमाम ऐसे नेता जो लोकसभा विधानसभा में पहुंच जाते हैं, अगर उनको पार्टियों का समर्थन ना मिले तो वह जीत नहीं सकते, लेकिन ब्रजभूषण के साथ ऐसी स्थिति नहीं है। अपने क्षेत्रों में उनकी एक अपना मजबूत वोट बैंक है, तो वो उसी के आधार पर अपनी पूरी राजनीति करते हैं। खैर, आज जो उन्होंने कहा वह एक भारतीय राजनीति की जो मौजूदा समय की राजनीति है, एक कड़वी सच्चाई है। इसमें आज के दौर में जिसको आप चाहे सवर्ण कह लीजिए, चाहे सामान्य वर्ग कह लीजिए, चाहे उच्च वर्ग कह लीजिए, जो मन कहे वो कह लीजिए, लेकिन राजनीति के वर्तमान दौर में वह धीरे धीरे करके हाशिए पर लगाने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि जो कुल सामान्य वर्ग का जो टोटल वोट है वह अन्य वर्गों के हिसाब से थोड़ा सा संख्या में कम है। पार्टियों को लगता है कि हम इनकी बात यदि खुलकर करेंगे तो दूसरे लोग विरोध में खड़े हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी भी आज की तारीख में ओबीसी डोमिनेटिंग पार्टी हो चुकी है। भाजपा विरोधी पक्षों की ओर से जो आवाज उठाई जाती है, कहते हैं ओबीसी का, दलित का, तो उसके कई बार दबाव में आते हुए दिखती है। अगर वह इन वर्गों के किसी नेता को कुछ देती या इस समूह में कुछ देती भी है तो बहुत दबा करके हाथ देती है कि कहीं शोर ना हो जाए, लोग हल्ला न मचा दें। कई सरकार के कई ऐसे फैसले हैं जो मौजूदा विरोधी पार्टियां हैं उनके नेताओं के जो लगातार अभियान चलते हैं उनके दबाव में फैसले हो जाते हैं। जो यूजीसी का मामला आया, यूजीसी के मामले ने जो समाज में स्थिति पैदा की है वह हो सकता है कि अभी की स्थिति में भाजपा को भी लग रहा हो कि बहुत कमतर है, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह ने जो कहा वह उनके पास जो फीडबैक आ रहा है उसको आधार बना करके उन्होंने कहा होगा, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि यूजीसी विवाद के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की जो परीक्षा हुई, इसमें जो सवाल आया उसके बाद बहुत आक्रोश है, और उस आक्रोश को यदि कहीं थोड़ा सा धीमा भी पड़ता है तो जो विरोधी पार्टियां हैं, आग कहीं बुझती है तो यह पार्टियां उसमें घी का कनस्टर उड़ेल देने के लिए तैयार बैठी रहती हैं कि इसमें जल्दी से जल्दी हम आग और भड़का दें, जिससे यह वोट बैंक भाजपा से अलग हट जाए। क्योंकि बहुत जो टोटल वोट पड़ता है सामान्य वर्ग का, उसमें अधिसंख्य वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलता है, या भाजपा भी जानती है, दूसरी पार्टियों के नेता भी जानते हैं। और इसीलिए इस वर्ग को अलग अलग बांटने की कोशिश जो है की जाती है, साजिश विरोधी पार्टियां करती हैं। अभी समाजवादी पार्टी के विद्वान प्रवक्ता महोदय अभिमुक्तानंद जी का मामला उठा रहे थे, तो ऐसा नहीं है कि पूरे सनातन समाज में, सनातन धर्म में अभिमुक्तानंद जी महाराज ही इकलौते शंकराचार्य हैं, उनके शंकराचार्य पर भी विवाद है। तो ऐसा नहीं है, लेकिन इन्होंने उस बात को इसलिए उठाया माघ मेले के समय से क्योंकि इससे उनको फायदा होता दिखता है कि भाई इनको हम साधेंगे तो ब्राह्मण समाज में जो आक्रोश अंदर अंदर है वो और उभर कर सामने आ जाएगा। मुस्लिम वर्ग की जो बात उन्होंने कही ब्रजभूषण शरण सिंह ने, तो मुस्लिम वर्ग एक ऐसा वर्ग है जिसके लिए आज भारतीय राजनीति में सब लोग बात करते हैं। ठीक है, एक ऐसा थोक वोट बैंक है जिसकी बात सब करते हैं। भाजपा भी, प्रधानमंत्री जी भी उनको साधने की कोशिश करते हुए अक्सर अब दिख जाते हैं। विपक्ष की पार्टियां तो और यही वोट बैंक की राजनीति है जो इस देश में चलती है, लेकिन जब कास्ट की बात खुलकर कर दी जाए तो उससे सब नकारते हैं, लेकिन असल में होती है। यश भारती जी काउंटर करना चाह रहे हैं आपकी बात पर, हम लौटेंगे। यश भारती जी इसको सुना जाएगा, क्या कुछ वो कहना चाहते हैं, और कई सवाल हैं जिनके इर्द गिर्द आगे भी होगी सीधी बात, लेकिन उससे पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का।
सीधी बात में आज हम बात कर रहे हैं बीजेपी के नेता ब्रजभूषण शरण सिंह के दिए गए एक विवादित बयान के बारे में। और यूं तो वो हमेशा ही विवादों के घेरे में रहते हैं और अब अपने उस बयान से उन्होंने एक और विवाद को जन्म दे दिया है, जिससे उत्तर प्रदेश की राजनीति में बयानबाजी का सिलसिला शुरू हो गया है। अमरदीप त्रिपाठी जी बीजेपी का पक्ष रखने के लिए है, यश भारतीय समाजवादी पार्टी की तरफ से है, संदीप सिंह करनी सेना की तरफ से है, रणविजय सिंह वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा है। यश भारतीय जी काउंटर करना चाह रहे थे। यश भारतीय जी आप अपनी बात रख सकते हैं, रणविजय सिंह जी को आप काउंटर करना चाह रहे थे। और इसके साथ ही सवाल ये कि ये जो बयानबाजी अब सामने आई है, जिसको लेकर हम चर्चा भी कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये जानबूझकर डेलिब्रेटरी दिया गया एक बयान है, जिससे जो डिवीजन है, डिवीजन करने का काम किया जा सके, हिंदुओं के बीच में ही जातियों को लेकर डिवाइड करने का काम किया जा सके? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में तो बयान दे दिए जाते हैं और बयानों पे कोई कार्रवाई नहीं, चाहे भले हाईकोर्ट संज्ञान ले ले, सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले ले, एफआईआर करवा दे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में फर्क नहीं पड़ता। ऐसे लोग जिन पे सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट एफआईआर करवाती है, वो भी सरकार चला रहे देश के अंदर, और भारतीय जनता पार्टी के नेता उन पर कार्रवाई करने की हिम्मत भारतीय जनता पार्टी नहीं दिखा पाती। इसका बड़ा उदाहरण है विजय शाह, जिन्होंने धर्म के आधार पर कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादियों की बहन बताया। क्या कार्रवाई करी भारतीय जनता पार्टी ने? तो ये दिखता है। इसी तरीके से अभी जो बात आ रही है, भारतीय जनता पार्टी के नेता अमरदीप त्रिपाठी जी ब्रजभूषण शरण सिंह जी के बयान से इत्तेफाक नहीं रखते, ना उनकी बात का समर्थन करते, तो आगे क्या होगा? ये जवाब किससे लिया जाएगा? ये जवाब हमारे से तो नहीं होगा। ये जवाब तो उन्हीं को देना, उनकी सरकार को देना, उनकी पार्टी को देना है। ये उनका अपना मामला पार्टी के अंदर का है कि वो क्या उस पर काम करेंगे, क्या स्टैंड लेंगे, उनके पार्टी के नेता उस पर क्या बोलेंगे, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या बोलेंगे। क्या जो ब्रजभूषण शरण सिंह जी जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, जैसे अभी बोल रहे थे रणविजय जी कि बड़े नेता हैं, उनका खुद का अपना एक कद है, अब उनका बेटा उनके यहाँ से सांसद है, उनका एक बेटा विधायक है, जो परिवारवाद की विरोधी भारतीय जनता पार्टी है, वो पूरा परिवार को साथ में लेके चल रही है, पूरे उनके कुटुंब को लेके चल रही है। तो जो कथनी और करनी में अंतर है वो स्पष्ट दिखता है। अब बड़ा सवाल ये है, जो आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार जी हमारे ऊपर बात कह रहे थे या जो अलग तरीके से कह रहे थे, देखिए आप समाजवादी पार्टी का जो बैनर होता है, जो महापुरुषों की जिसमें स्थान दिया जाता है, या जो हम कार्यक्रम चलाते हैं, लखनऊ के अंदर जो सबसे बड़े पार्क बने हैं, पहला एशिया का जो सबसे बड़ा पार्क बनाने का काम किया वो जनेश्वर मिश्र जी के नाम पे है। दूसरा जो उससे पहले बना था वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के नाम से है। अन्य कार्यक्रम जेपी जी के नाम से है। ये कौन से वर्ग से आते हैं? ये सामान्य वर्ग से आते हैं। तो हमारी लड़ाई नहीं है कि हमारा विरोध है उच्च और नीच, सवर्ण और अवर्ण, छोटा बड़ा, गोरा काला, महिला पुरुष, ये जो भेदभाव है इसका विरोध है। हम सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते हैं। हमारे पितृ पुरुष, हमारे महान नेताओं ने हमको जो रास्ता दिखाया हम उस पर चल रहे हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने नारा दिया था, संसो पाने बांधी घाट पिछड़े पावे सो मिसाल। तो जो समाज से पिछड़ गया है उसको विशेष अवसर दे करके, अधिकार दे करके हम सामान्य बनाने एक पॉइंट और मैं जरूर क्लियर करना चाहती हूँ आपके साथ। हाँ जी, एक पॉइंट और क्लियर करना चाहते हैं आपसे। अब ये 2027 में विधानसभा के चुनाव हैं। अब इन चुनावों में समाजवादी पार्टी की रणनीति या समाजवादी पार्टी का नारा या आपका चुनाव लड़ने का उद्देश्य क्या होगा? संविधान बचाओ, क्योंकि आप बार बार संविधान की भी बात कर रहे हैं, आप भेदभाव खत्म करने की बात भी कर रहे हैं, संविधान बचाओ या फिर कास्ट जस्टिस? देखिए, सामाजिक न्याय की लड़ाई हमारी पार्टी लड़ती आई है। मैंने अभी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी का नाम लिया, जनेश्वर मिश्र जी का नाम लिया, आदरणीय जेपी जी का नाम लिया। ये सब सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते रहे और हमारा मूल विचार वही है। उस सामाजिक न्याय की लड़ाई में सामान्य वर्ग के क्षत्रिय भी आते हैं, ब्राह्मण भी आते हैं, वैश्य भी आते हैं, कायस्थ भी आते हैं। हर वर्ग का व्यक्ति सामाजिक न्याय से उनकी व्यवस्था में आता है। जिसको न्याय नहीं मिल रहा है, जो सामाजिक तौर पे पिछड़ रहा है, चाहे वो आर्थिक दृष्टि से हो, सामाजिक भेदभाव से हो, शैक्षणिक व्यवस्था से हो, जो भी व्यवस्था से बिगड़ रहा है उसको सुधारने की जिम्मेदारी हमारी है और हमने इसको करके दिखाया। अब आपके इस बयान पर एक के बाद एक आपत्तियां दर्ज हो रही हैं, तो चलिए पहले बीजेपी से शुरुआत कर लीजिए, चाहे पहले रणविजय जी से शुरुआत कर लीजिए। चलिए रणविजय जी से शुरुआत सवाल का जवाब दीजिएगा। हाँ जी, आपने लोहिया जी का नाम ले लिया, सबका नाम ले लिया, सबने समाजवाद का जो समाजवाद की अवधारणा है
क्या लोहिया जी ने कहा था कि पूरे परिवार को सांसद बना दीजिए? लोहिया जी ने कहा था पूरे परिवार विधायक बन जाइए, सभी जितने महत्वपूर्ण पद हो? या क्या लोहिया जी, जनेश्वर मिश्र जी कह गए थे कि सारे पद अपने ही ले लीजिए? अभी 2 दिन पहले ही मैं ये इटावा में एक यादव समाज के ही युवा साथी हैं, उनकी एक छोटी सी जनसभा, छोटी क्या मतलब 1000-1500 लोग रहे होंगे, वह कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी में उन यादवों को ही पद और प्रतिष्ठा प्राप्त होती है जो समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह यादव जी के परिवार की जो उपशाखाएं, यादव में ही जो उपशाखाएं हैं, उस उपशाखा से जो संबंधित है उनको ही मिलती है। वो कह रहे थे कि हम तो घोसी समाज के, हम घोसी यादव हैं, हमें कुछ नहीं मिलता। जब कोई भी लाभ का मामला आता है तो केवल उनको मिलता है, हमें नहीं प्राप्त होता। तो क्या लोहिया जी ने थोड़ो कहा था, जनेश्वर मिश्रा जी ने थोड़ो कहा था? आप एक नाम को लेकर के, उस नाम का टैग लगा करके, ये जो मोनिका जी वरिष्ठ पत्रकार जी सवाल पूछ रहे हैं या व्याख्यान दे रहे हैं? उसको कर्म में उतारे, कर्म में वो आपको समाजवादी बात बता पार्टी रहे जो हैं, वर्तमान उसी के व्यवस्था साथ आपका है, सवाल है कि व्याख्यान है? अगर आप कर्म व्याख्यान में दे रहे नहीं हैं तो उतारती, फिर जवाब का कोई आवश्यकता ही नहीं है। उसे कर्म में उतारने की जरूरत है। जो बाकी लोग हैं उनको भी वो दिखना आपको चाहिए। एग्जाम्पल देकर बता रहे हैं, उन्होंने एग्जाम्पल दे दिया। समाजवादी चलिए है। मैं उनकी बात को शॉर्ट में आपको बता देती हूँ। उन्होंने इटावा के एक व्यक्ति का एग्जाम्पल दे दिया। मैं इतना समझदार हूँ कि शॉर्ट और फुल में सब समझता हूँ, इसीलिए मैंने कहा वो अपना तो उतनी ही समझदारी के साथ फिर उनको जवाब दे दीजिए। इसीलिए मैंने उनसे कहा कि सवाल है कि व्याख्यान। वो जिस व्यक्ति का कह रहे हैं उस व्यक्ति की क्या हैसियत है, क्या उनका वो रखते हैं, वजूद रखते हैं, ये शायद उनको पता नहीं होगा। केवल अपने आप को स्थापित करने के लिए इस तरीके की बातें करना, समाजवादी पार्टी में उपजातियों में इस तरीके की बातें नहीं होती। ये केवल वही लोग करते हैं जिनको नाचना नहीं आता और आंगन टेढ़ा बताने की कोशिश करे या अंगूर खट्टे बताने की कोशिश करे, और ये हर जगह पाए जाते हैं। तो उनके बारे में बात नहीं हो सकती। हम आप जो कह रहे हैं कि लोहिया जी ने क्या कहा था, लोहिया जी ने कहा था पिछड़े पावे 100 में पाठ, और राजमाता के सामने महारानी बनाम मेहतरानी किया था तो वो लोहिया जी ने किया। हम उस विचार के साथ में चल रहे हैं, हम उस विचार के साथ। सुनिए रणविजय जी, सवाल कर लिया है, जवाब सुनिए। लोहिया जी ने सवाल कर लिया है, रामायण जवाब मेले की सुनिए। शुरुआत कराई थी। सवाल आप कर कितना लिया है, जवाब रामायण सुनिए। को और भगवान राम को पहले सवाल कर अपने लिया है, तो आदर्शों जवाब में, सुनिए पूरा। राजनीति के आदर्शों में उतारते पहले हैं, जवाब कुछ सुनिए। अपनाते हैं क्या? मोनिका जी आप क्या करवा रहे हैं? सवाल कर रहे हो, जवाब नहीं सुनना चाहते। नहीं, मैं तो आप जो कह रहे हैं उसका जवाब दे रहा हूँ। लोहिया जी ने चित्रकूट में रामायण मेला कराया था, आपको पता होगा। अगर सुनना नहीं चाहते तो सवाल मत पूछा कीजिए। बोलिए यश भारती जी बोलिए, जो रणविजय जी बोल रहे हैं उसको सवाल किया है, उसका जवाब सुनिए। जो आप बार बार कह रहे थे कि लोहिया जी ने क्या कहा, लोहिया जी ने क्या कहा, चुनाव लड़िए एक ही परिवार से, एक ही घर से। लड़ते हैं, जनता लड़ाती है, जनता जिताती है, जनता हराती है। अगर जनता जिता रही है, जनता समर्थन दे रही है, तो ये जनता चुनाव जिताने और हराने का काम करती है। लोहिया जी ने जो बात कही थी कि मत पेटी से वोट निकलेगा, मत पेटी से जीतते हैं। रणविजय जी, आपके और मेरे स्टूडियो में बैठने से कोई जीतना और हारना नहीं हो जाएगा। वोटर जिसको वोट देगा वो जीतेगा। जो ब्रजभूषण शरण सिंह जी के परिवार के लोग जीते, वो क्या लोगों के वोट से नहीं जीते हैं क्या? उनका परिवार अलग परिवार की राजनीति है। आप जो मुलायम सिंह यादव जी के परिवार की राजनीति है, वह अलग किस्म के वोट लेकर जीतते हैं क्या? कौन? अरे वाह, कौन? वंशवाद का विरोधी कौन? भारतीय जनता पार्टी। तो सवाल उनसे पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे कि परिवारवाद और वंशवाद के आप विरोधी हो तो फिर टिकट क्यों देते हो? हम तो समर्थक है, जो जनता स्वीकार करे हमें उसका समर्थन है। जब जनता जिता रही है तो ठीक है, अब ठीक है, आपने मान लिया, अब ठीक है। चलिए, जो भी वो कह रहे हैं, जो भी वो कह रहे हैं, ये लाइन उनकी ठीक है कि जनता जो करेगी वो हमें स्वीकार है, तो वो जो करेगी वो 2027 में पता चल जाएगा। लेकिन आपकी बात पर क्योंकि सबको आपत्ति है यश जी, तो जवाब आपको देना है हर किसी की एक एक बात का बारी बारी। फिर मैं अपने भी सवाल लूंगी, शॉर्ट में इसको कंप्लीट करते हैं। सवाल पूछिए,
निष्कर्ष बताएंगे तो काम नहीं चलेगा। निष्कर्ष जनता पे छोड़ दीजिए, मुझसे जो सवाल पूछेंगे सारी अमरदीप गलती होगी त्रिपाठी जी को स्वीकार आपकी करें। बात पे काउंटर करना है जी। अमरदीप त्रिपाठी जी, देखिए मोनिका जी, अभी यश भारती जी कह रहे थे, हमें एक बात याद आ गया, कहावत है, मैं भूल गया था, फिल्मी दुनिया में है भारतीय जनता पार्टी। जो शंकराचार्य भगवान की आप बातें कर रहे हैं, आपके ही सरकार में शंकराचार्य भगवान को जूता से पीटा गया था, और हमारे सरकार में जो कुंभ मेले की घटना हुई है, उनको सह सम्मान उनकी पालकी को उनके आश्रम तक पहुंचाने का कार्य किया गया, उनको अपमानित नहीं किया गया। लेकिन उस बात की आप शंकराचार्य वाले वाक्य का तो अमरदीप जी मत जिक्र कीजिए, क्योंकि फिर ये बात चर्चा कहीं और चली जाएगी, क्योंकि इस पर फिर मुझे भी आपत्तियां हैं और सवाल फिर तमाम है और चर्चा कहीं और चली जाएगी। मोनिका जी मेरी बात कंप्लीट हो जानी चाहिए। दूसरी बात देखिए, ये पीडीए की बात करते हैं, पिछड़ा की बात करते हैं, दलित का बात करते हैं, सड़क से लेकर सदन तक बात करते हैं, तब पिछड़े और दलित समाज का अपमान नहीं होता है। लेकिन अगर हम कहीं सामान्य का बात कर देते हैं तो इनके जो है ये पिछड़े हो जाते हैं। लेकिन अमरदीप त्रिपाठी जी एक बात बताइए, चलिए वो तो खुलकर करते हैं, आ रही हूँ संदीप जी आपके पास भी आऊंगी। अमरदीप त्रिपाठी जी एक बात बताइए, वो तो खुलकर करते हैं समाजवादी पार्टी, भाई हम हमेशा से सुनते आए हैं MY समीकरण, पीडीए, आप तो सबका साथ सबका विकास वाले हैं ना, फिर आप सामान्य वर्ग की अलग से बात क्यों कर रहे हैं, आप मुस्लिमों की अलग से बात क्यों कर रहे हैं, आप स्पेशली एक कास्ट पर क्यों एम्फसाइज कर रहे हैं, आप तो सबका साथ सबका विकास वाले हैं, ये राजनीति तो आपको छोड़नी चाहिए। मोनिका जी देखिए, मोनिका जी, भारतीय जनता पार्टी कभी भी समाज को बांटने का कार्य नहीं करती है, कभी भी जो है हिंदुओं तो क्या आप इस तरह के बयानों की निंदा करते हैं? हिंदू ढूंढने का नहीं, कार्य तो नहीं फिर करती क्या आप इस तरह के बयानों है। की निंदा करते हैं? अगर आप कह रहे हैं कि हम बांटने का काम नहीं करते हैं, हम सबके साथ की बात करते हैं, तो ब्रजभूषण शरण सिंह के बयान की क्या आप निंदा करते हैं? कह दीजिए अभी कि आप इस बयान से किनारा कर रहे हैं, बीजेपी इस बयान से किनारा करती है। देखिए मोनिका जी, जो है भारतीय जनता पार्टी का नारा ही है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। हम सबको लेकर चलते हैं। विश्वास में खलनायक कहां से आ गए भाई? विश्वास में अमरदीप जी खलनायक कहां से आ गए? जो पीडीए का नारा आप एक स्लोगन लेके चल रहे हैं, लेकिन साइड बाय साइड अपना राजनीतिक गेम खेल रहे हैं। उनके उत्थान की बात करने वाली कोई पार्टी है तो भारतीय ये रैली जनता वाली पार्टी उसको करके दिखाया। लाइंस मत बोलिए जो रैलियों में बोली जाती हैं, क्योंकि आप यहाँ पर एक स्लोगन लेकर चल रहे हैं, सबका साथ सबका विकास। आ रही हूँ यश जी, आप सबका एक वो स्लोगन लेकर चल रहे हैं, सबका साथ सबका विकास, लेकिन दूसरी तरफ आप वोट बैंक की राजनीति के लिए अलग अलग सबको बारी बारी एम्फसाइज करके अलग अलग बात कर रहे हैं। अगर सबका साथ सबका विश्वास की बात है, सबका विकास की बात है, तो आप ये सामान्य वर्ग की बात अलग से मत कीजिए, मुसलमानों की बात अलग से मत कीजिए, दलितों की बात अलग से मत कीजिए, ये एम्फसाइज करके कोट करना बंद कर दीजिए ना। देखिए मोनिका जी, इसी जो है देश के अंदर ब्राह्मण भी रहते हैं, सामान्य वर्ग रहते हैं, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक सब लोग रहते हैं। सबकी जो है हिस्सेदारी को सुनिश्चित करने का कार्य, सबको साथ में लेकर चलने का कार्य, सबको तो फिर साथ दो में जोड़ने खलनायक का। अलग से मत बताइए सर। फिर अगर आप सबको साथ लेकर चलने की बात करें तो प्लीज दो खलनायक अलग से मत भारती जी बताइए। बैठे, भारती जी को बताना चाहिए, ये पीडीए का जो बात करते हैं उसमें पता नहीं चलता है, कभी पिछड़ा कहते हैं, कभी दलित कहते हैं, ये मतलब कभी अल्पसंख्यक हो जाता है, कभी ये मतलब अगड़ा हो जाता है। तो कम से कम क्लियर स्टैंड एस भारती जी को बताना चाहिए। अरे कम से कम वो खुलकर कास्ट की बात तो कर रहे हैं ना, वो सबका साथ वाली बात नहीं कर रहे, वो तो खुलकर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। मैं कह रही हूँ अगर वो खुलकर पीडीए कह रहे हैं तो वो खुलकर कह तो रहे हैं ना कि भाई हम पीडीए की राजनीति पर हैं, हम MY समीकरण पर है, खुलकर एटलीस्ट कह तो रहे हैं। मोनिका जी इनको कहना चाहिए, मोनिका जी इनको कहना चाहिए कि जो है अगड़े समाज के लोग हैं उनके साथ में समाजवादी पार्टी खड़ी नहीं है। ठीक है, तो फिर ये बात कहनी चाहिए इनको कि जो खलनायक वाले बयान हैं इनसे किनारा करना चाहिए। क्या आप किनारा करते हैं? क्या बीजेपी किनारा करती है? देखिए मोनिका जी, ब्रजभूषण शरण सिंह जी का उनका अपना व्यक्तिगत बयान है, भारतीय जनता पार्टी सबको साथ में लेकर चलने का कार्य करती है। अरे आप उनके पूरे परिवार को साथ लेकर चल रहे हैं, आप किनारा कीजिए ना कि भाई हमारी आइडियोलॉजी से अलग है। अगर स्पेशली दो खलनायक की बात हो रही है तो क्या ये आपकी आइडियोलॉजी के नैरेटिव को बदल नहीं देता, उसके खिलाफ एक एनिमी नैरेटिव नहीं गढ़ देता?
मोनिका जी, क्या यह सच नहीं है उत्तर प्रदेश की राजनीति में या देश की राजनीति में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस या बसपा सिर्फ एक समुदाय को लेकर, मुस्लिम समुदाय को खुश करने के लिए, आप डेटा उठाकर देख लीजिए, यही समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में जब जब सत्ता में रहती है या जब नहीं भी रहती है, अल्पसंख्यक समाज को साधने के लिए सारे तिकड़म अपनाती है। वो खुलकर करते हैं, बल्कि अन्य वर्ग को वहां पर साथ में लेकर चलने का कार्य नहीं करते। कभी एमओआई का फैक्टर लेके आते, कभी पीडीए की बात करते, कभी अलग से अल्पसंख्यक की बात करते हैं। तो समाज को और धर्म के आधार पर तोड़ने का कार्य लोग करते हैं। तो क्या इसीलिए आप जाति भूषण वर्सेस सिंह जी धर्म का अगर नया कहा है- नैरेटिव गढ़ रहे हैं 2027 के लिए? देखिए मोनिका जी, हम लोग जाति और धर्म से ऊपर उठकर सबको साथ में लेकर चलने का कार्य कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश ये को अच्छा है, नई कर दिशा सब देने का कुछ कार्य कर रहे दीजिए, हैं। मसाले सारे डाल दीजिए और फिर एंड में सिर्फ ये बोल दीजिए ये सब्जी थी और इसमें कुछ भी नहीं डला, ये सब्जी बनकर तैयार है, ये बिल्कुल पाक सात्विक भोजन है। आप वो वाली पॉलिटिक्स कर रहे हैं यहाँ पर। संदीप जी को भी जरा पैनल में साथ में ले लेते हैं। संदीप जी, राजनीति हर कोई करता है लेकिन सिर्फ एक दूसरे पर डाल देता है, और ऐसे में जब 2027 के लिए, संदीप जी को प्लीज स्क्रीन पर लाया जाए, और ऐसे में 2027 के लिए क्या आपको लगता है कि एक नया नैरेटिव गढ़ने की यहाँ पर कोशिश हो रही है? जाति वर्सेस धर्म का एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा है 2027 के विधानसभा चुनावों को देखते हुए? ठीक है, संदीप जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, मे भी शायद कुछ कनेक्शन एरर है, और इसी के साथ कार्यक्रम को यहाँ पर समाप्त करने का समय भी हो चला है। आप सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, इस चर्चा का हिस्सा बने, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सवाल सिर्फ एक बयान का नहीं है, सवाल सोच का है कि क्या 2027 के लिए एक नया नैरेटिव यहाँ पर गढ़ा जा रहा है, एक नई सोच की शुरुआत हो रही है। नमस्कार।